CFT में होता क्या है कि CFT में डी कक्षकों का भी विपाटन होता है। जैसे मान लो ये D5 कक्षक हैं, जब इसके पास लिगेंड आता है तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है। मान लो कि ये डी कक्षकों की ऊर्जा हो चुकी है इतनी, ये मेटल में उपस्थित या सेंट्रल एटम में उपस्थित डी कक्षक थे। अब डी कक्षकों के पास जब लिगेंड आ गया है तो डी कक्षकों की ऊर्जा क्या हो गई है, बढ़ गई है। बाद में डी कक्षकों में विपाटन हो जाता है। यदि ऑक्टाहेड्रल संकुल है तो डी कक्षकों में विपाटन किस प्रकार से होता है, T2G कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है जबकि EG कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है। ये T2G है, ये EG है। T2G व EG के बीच एक एनर्जी का गैप पाया जाता है जिसे क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी कहा जाता है। इससे डेल्टा से दर्शाते हैं और इसका मान होता है जो ये डी कक्षकों की ऊर्जा थी, ये D5 कक्षक थे, डी कक्षकों की ऊर्जा से T2G की कम होती है। कितनी कम होती है, -0.4 डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल हो तो, और EG के लिए कितनी होती है, ये +0.6 डेल्टा हो। अब इलेक्ट्रॉन T2G में पहले भरे जाएंगे या EG में पहले भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे, ये तो बात ऑक्टाहेड्रल की थी। ऑक्टाहेड्रल उसे कहेंगे जैसे ये मेटल है, ये एक लिगेंड ऊपर है, एक लिगेंड नीचे है, दो लिगेंड इधर है, दो लिगेंड इधर है, ये एक स्क्वायर प्लेनर बन गया। स्क्वायर प्लेनर इस प्रकार से हो गया कि ये स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर के ऊपर एक ऊपर लिगेंड है, एक नीचे लिगेंड है, तो ये हो गया कुल मिलाकर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। यदि टेट्राहेड्रल होता तो इसका उल्टा होता है, ये इधर नीचे T2G है, ऊपर EG है, जबकि टेट्राहेड्रल के अंदर उल्टा होता है कि EG है वो नीचे होता है और T2G है वो ऊपर होता है। यानी कि T2 की एनर्जी ज़्यादा होती है, E की एनर्जी कम होती है। इनके G नहीं लगाया जाता है, T2 और E कहा जाता है। अपने सबसे पहले बात करते हैं कि टेट्राहेड्रल प्रकार का कॉम्प्लेक्स हो, टेट्राहेड्रल प्रकार का कॉम्प्लेक्स हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन है वो सदैव हुंड के नियम के अनुसार भरा जाता है। और हुंड ने क्या कहा था, हुंड का संबंध है झुंड से। हुंड ने कहा था कि क्या नहीं बनाना, झुंड नहीं बनाना। हुंड ने ये बात बताई कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि प्रत्येक कक्षक में समानांतर चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन नए भर दिए जाएं। तो हुंड के अनुसार भरे जाएंगे। तो मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन होगा वो इसी प्रकार से होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे, तीसरा इलेक्ट्रॉन हुंड के अनुसार भरेंगे तो ऊपर जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा, उसके बाद में फिर पेयरिंग शुरू होगी, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे हुंड के नियम के अनुसार टेट्राहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में हुंड के नियम की पालना हो भी सकती है और हुंड के नियम की पालना नहीं भी हो सकती। कब होगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि लिगेंड कैसा है। लिगेंड यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो हुंड के नियम के अनुसार ही भरे जाते हैं, और यदि लिगेंड स्ट्रोंग है तो हुंड के नियम की अवहेलना होगी। पहले T2G पूरा भरा जाएगा, उसके बाद में EG भरा जाएगा। एक एक कर अपने देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग किस प्रकार से होगी, इसे समझो। सबसे पहले अपने बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, अभी बात बताई कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में E की एनर्जी कम होती है, T2 की एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन हमेशा ही हुंड के नियम की पालना होगी। यदि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, जैसे पहले थोड़ा समझो कि ये जो डी कक्षक हैं इनका अंदर विपाटन होता है तो T2 की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ये T2 है और ये E है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना है तो किस में जाएगा, E में जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना है तो E में चला गया, ये देखो। दूसरा इलेक्ट्रॉन बढ़ना है तो ये देखो, दो इलेक्ट्रॉन होगा तो भी किस में जाएगा, E में जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए है और ये दो इलेक्ट्रॉन हो तो किस में जाएंगे, E में जाएंगे। यानी कि जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी E में जाएंगे। यदि तीन इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं तो हुंड के नियम की पालना होगी
और हुंड के नियम की पालना होगी तो अब अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, T2 में जाएगा। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हो तो 2 तो ई में होंगे, 1 T2 में होगा। 4 बढ़ने होंगे तो 2 ई में और 2 ही T2 में। 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ने होंगे 2 ई में और 2 ही T2 में। 5 बढ़ने होंगे तो 2 ई में 3 T2 में, 2 ई में 3 T2 में। 6 बढ़ने होंगे तो अब देखो सभी एक एक इलेक्ट्रॉन भरा गया। सभी एक एक इलेक्ट्रॉन कैसे भरा गया, जैसे मान लो देखो पहले एक इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और अब मान लो छठा इलेक्ट्रॉन आ गया। छठा इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग होगी तो वो कहाँ से शुरू होगी, नीचे से, क्योंकि एनर्जी इस प्रकार से होती है। सम एनर्जी इस प्रकार से होने से इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी वाले में भरा जाएगा। कम एनर्जी ई की होती है तो ई में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद में फिर और भी इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो किस में आएगा, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो भी ई में आएगा। तो इस प्रकार से देखो अब 6 इलेक्ट्रॉन हो तो ई में 2 आ गए, 7 हो गया तो ई में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ई में 3 हो गए, और 7 हो गए तो ई में 4 हो गए। इस अब फिर T2 भरा जाएगा। 8, 9, 10 में अब T2 में इलेक्ट्रॉन पूरे भरे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन है वो देखो ध्यान से कि 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये इस T2 में चले गए अब। और पहले यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो हुंड के नियम के अनुसार भरे गए हैं। पहले 2 इलेक्ट्रॉन ई में भरे गए हैं, फिर 3 इलेक्ट्रॉन T2 में भरे गए हैं, फिर 2 इलेक्ट्रॉन ई में भरे गए हैं, फिर 3 इलेक्ट्रॉन T2 में भरे गए हैं। पहले 2 इलेक्ट्रॉन ई में, बाद में 3 इलेक्ट्रॉन T2 में, फिर 2 ई में, फिर 3 T2 में। हुंड के नियम की पालना हुई है। हुंड ने कहा था झुंड नहीं बनाना, नहीं बनाया, पूरी पूरी पालना हुई। लिगेंड पर डिपेंड नहीं करता टेट्राहेड्रल में। लिगेंड चाहे वीक हो चाहे स्ट्रोंग हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन है वो इसी प्रकार से भरे जाएंगे। 2 तरीका नहीं है टेट्राहेड्रल में, केवल एक तरीका है, इसी प्रकार से भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जैसे मान लो कि ये डी कक्षक हैं, ये देखो 5 डी कक्षक हैं। 5 डी कक्षकों के पास लिगेंड आया तो इनकी ऊर्जा बढ़ गई। उसके बाद में ऊर्जा में विपाटन हुआ। ऊर्जा में विपाटन हुआ तो इस प्रकार से T2G की एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। और Eg की एनर्जी बेलो क्या हुई है, बढ़ गई है। ये देखो ये Eg है, ये T2G है। और ये मान लो कि कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, वीक फील्ड है, मान लो वीक लिगेंड था। यदि लिगेंड स्ट्रोंग होता तो एनर्जी में जो ऑर्बिटल में विपाटन होता तो गैप क्या आ जाता, बड़ा आ जाता। ये डेल्टा O है, ये भी डेल्टा O है। लेकिन ये स्ट्रोंग लिगेंड था। ये कैसा लिगेंड था, स्ट्रोंग लिगेंड था। तो विपाटन बड़ा हुआ है, ज़्यादा हुआ है। और जो वीक लिगेंड हो तो विपाटन क्या होता है, कम होता है। विपाटन भी लिगेंड पर डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पर डेल्टा O है, डेल्टा O, और यहाँ पर डेल्टा O। यहाँ पर बड़ा है डेल्टा O, और यहाँ पर क्या है, डेल्टा O छोटा है। किससे, पेयर एनर्जी से। किससे छोटा है, पेयर एनर्जी P से। अब देखो यहाँ पर डेल्टा O छोटा है पेयर एनर्जी से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो हुंड के नियम की पालना होगी। हुंड के नियम की यहाँ पर पालना होगी, यहाँ पर हुंड के नियम की पालना नहीं होगी। हुंड के नियम की, लो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 बढ़ना हो तो 2, 3 बढ़ना हो तो 3। 3 इलेक्ट्रॉन तक चाहे वीक हो चाहे स्ट्रोंग हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वीक फील्ड हो तो यहाँ पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा O छोटा है। और चौथा इलेक्ट्रॉन बनाओ, यहाँ पर गैप बहुत बड़ा होने के कारण चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो इलेक्ट्रॉन 3 तक तो बात वही थी, लेकिन जब बात चौथे की आई तो देखो चौथे इसमें यहाँ और इसमें यहाँ अंतर आ गया ना। कब अंतर आया, जब चौथा इलेक्ट्रॉन 5वां हो तो यहाँ पर तो गैप बड़ा होने का नीचे ही बैठ जाएगा, और इसमें यहाँ पर जाएगा 5वां इलेक्ट्रॉन। छठा
अब एक एक इलेक्ट्रॉन भर गए तो छठा इसमें यहाँ आएगा, छठा इसमें यहाँ आएगा। सातवां सातवां इसमें, अब देखो नीचे वाला पूरा भर गया, सातवां इसमें स्ट्रॉन्ग में तो ऊपर जाएगा, वीक में यहाँ। आठवां यहाँ और यहाँ। अब देखो आठवें में बिल्कुल बराबर हो गई, 6 नीचे है, 2 ही ऊपर है, 6 2 8। तो आठवें में नौवां यहाँ, इसमें भी यहाँ, 10वां यहाँ और इसमें भी यहाँ। यानी कि D1 D2 और D3 विनाश हो तो स्ट्रॉन्ग वीक एक जैसे ही होते हैं। और लास्ट के भी 3 D8 D9 और D10 विनाश हो तो भी सेम होता है। तो अंतर किसमें है, D4 D5 D6 और D7 विनाश हो तो वीक का इलेक्ट्रॉन विन्यास अलग होता है, स्ट्रॉन्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग होता है। इसको ध्यान से समझो। अब देखो मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि D1 विन्यास है, D1 विन्यास है तो T2G में जाएगा इलेक्ट्रॉन, EG में नहीं जाएगा, EG में 0 है। जब विन्यास क्या हो गया, अब की बार D2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो दोनों के दोनों T2G में जाएगा, EG में नहीं जाएगा। इसमें डेल्टा O बड़ा है, डेल्टा O बड़ा है, इसका मतलब कैसा लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग वाली बात है, ये स्ट्रॉन्ग वाली बात है। और ये कैसी बात है, वीक वाली बात है। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो एक जैसा ही विन्यास है। D3 हो जाए तो भी T2G में जाएगा, नीचे वाले में ही जाएगा। अभी तक जैसे समझो कि ये मान लो कि D5 कक्षक हैं, यदि लिगेंड कैसा है, वीक है, तो ये पैटर्न छोटा होगा, यानी कि इनके बीच में गैप क्या होगा, छोटा होगा। मान लो ये T2G है और ये EG है। और यदि ये कैसा है, जब वीक लिगेंड हो और यदि लिगेंड स्ट्रोंग हो तो ये पैटर्न क्या होगा, बड़ा होगा, ये पैटर्न बड़ा होगा। जैसे मान लो ये T2G है और ये EG है, इसे अपने T2G का है, इसे EG कहा है। इसमें गैप क्या है, बड़ा है, डेल्टा O का मान ज़्यादा है और इसमें डेल्टा O का मान क्या है, कम है। और डेल्टा O है वो यहाँ पर छोटा है, किससे, P से। यार यहाँ पर डेल्टा O है वो क्या है, बड़ा है, किससे, P से। ध्यान में आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना हो, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ इस वीक फील्ड में यहाँ भरा जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी यहाँ भरा जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन है तो दोनों ही बराबर की बात है। तो यही बात बताइए, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो T2G में जाएगा, EG में नहीं जाएगा। EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है तो T2G में ही है। 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी यहाँ आएगा, इसमें भी यहाँ आएगा। T2G में 2 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो 2 इलेक्ट्रॉन हो तो T2G में 2 हो गए, EG में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। यदि 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो T2G में 3 हो जाएंगे, EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, T2G में 3 हो गए, EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी प्रकार से यदि 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो यहाँ पर देखो गैप छोटा होने के कारण ये यहाँ जाएगा, हुंड के नियम की पालना होगी तो यहाँ जाएगा। तो वीक हो तो इलेक्ट्रॉन EG के अंदर आ गया। ये देखो ये वीक के लिए है, ये बात बता दी है, और ये स्ट्रॉन्ग के लिए है क्योंकि डेल्टा O का मान ज़्यादा है। तो यहाँ पर गैप बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। अंतर देखो अब, ये बात समझ में आ गई तो सब बातें समझ में आ गई। यदि 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वीक के अंदर इलेक्ट्रॉन एक एक भरे जाएंगे, T2G में 3 भरे जाएंगे, EG में 1। जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग के लिए T2G में चारों के चारों T2G में पहले T2G पूरा भरा जाएगा स्ट्रॉन्ग में, उसके बाद में EG में जाएगा। और वीक हो तो पहले T2G और EG में हुंड के नियमानुसार सब में पहले एक एक भरे जाएंगे, उसके बाद में पेयरिंग शुरू होगी। ये तो बात थी 4 की। 5 हो तो इस प्रकार से भरे जाएंगे। 6 हो जाएंगे तो अब देखो यहाँ पर तो 5 भरे गए तो पेयरिंग नीचे से शुरू होगी, और यहाँ पर ये T2G पूरा भरा गया, अंतर आ गया ना। 7 हो जाए, 6 हो गए तो ये बात होगी, 7 हो गए तो इसमें यहाँ और इसमें यहाँ, 8 हो गए तो इसमें यहाँ और इसमें यहाँ। एक बार दोबारा देखो कि जैसे ये D कक्षक है,
डी कक्षक 5 होते हैं। इन डी कक्षकों के पास यदि कोई स्ट्रोंग लिगेंड आता है तो डी कक्षकों की ऊर्जा में विपाटन अधिक होता है। यदि वीक लिगेंड आता है तो डी कक्षकों की ऊर्जा में विपाटन कम होता है। तो स्ट्रोंग लिगेंड आता है तो विपाटन अधिक, वीक लिगेंड आता है तो विपाटन कम होता है। तो यह बात स्ट्रोंग के लिए है कि स्ट्रोंग लिगेंड है, और ये बात कब है, जब वीक लिगेंड है। तो स्ट्रोंग लिगेंड में विपाटन अधिक हुआ, वीक लिगेंड में विपाटन क्या हो गया, कम हो गया। यह ऊर्जा होती है वो -0.4 डेल्टा ओ होती है, जबकि यह +0.6 डेल्टा ओ होती है। इसे टोटल को डेल्टा ओ कहा जाता है। अब स्ट्रोंग लिगेंड हो तो डेल्टा ओ का मान बड़ा होता है पी से, जबकि वीक लिगेंड हो तो डेल्टा ओ छोटा रह जाता है पी से। पी यहाँ पर पेयर एनर्जी है, ये डेल्टा ओ है वीक लिगेंड हो यानी कि वीक फील्ड हो, और ये डेल्टा ओ है जब स्ट्रोंग फील्ड हो। जब यदि एक लिगेंड हो, एक इलेक्ट्रॉन हो तो स्ट्रोंग हो चाहे वीक हो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन हो तो स्ट्रोंग और वीक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 इलेक्ट्रॉन हो तब तक स्ट्रोंग और वीक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि चौथा इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या होगा, यदि अब इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएं, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो स्ट्रोंग में ये डेल्टा ओ बड़ी होती है, इसीलिए ऊपर नहीं जा पाएंगे। ऊपर नहीं जा पाने का अर्थ मैं बता दूं आपको कि हुंड के नियम की पालना नहीं होगी, और यहाँ पर क्या होगा, हुंड के नियम की पालना होगी। यानी कि वीक लिगेंड होता है तो हुंड के नियम की पालना होती है, स्ट्रोंग होता है तो हुंड के नियम की पालना नहीं होती। तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो आया है वो इसमें यहाँ बढ़ेगा और इसमें यहाँ बढ़ेगा। यहाँ बढ़ने के नीचे वालों को कहा जाता है T2G, ऊपर वालों को कहा जाता है EG। तो स्ट्रोंग के अंदर चौथा लिगेंड T2G, चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा, जबकि वीक लिगेंड हो तो चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में न जाकर किस में जाएगा, EG में जाएगा। तो चौथे इलेक्ट्रॉन में अंतर है। पांचवा इलेक्ट्रॉन हो तो इसमें T2G में, इसमें EG में। छठा इलेक्ट्रॉन हो तो इसमें भी T2G में और इसमें भी T2G में जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी सेम नहीं है। जब सातवां इलेक्ट्रॉन हो तो इसमें T2G में और इसमें फिर EG में। अब देखो सातवां इलेक्ट्रॉन हुआ तो अभी विन्यास सेम नहीं है। आठवां इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें यहाँ आ गया, तो इसमें T2G में, इसमें EG में। अब देखो अब विन्यास फिर भी सेम हो गया, तो कुल मिलाकर D1, D2, D3 में विन्यास सेम होता है, तीनों इलेक्ट्रॉन T2G में है। उसके बाद में D4, D5, D6 और D7 में विन्यास अलग अलग होता है। स्ट्रोंग में हुंड के नियम की पालना नहीं होती, वीक में हुंड के नियम की पालना होती है। और इसके बाद के अंदर D8, D9 और D10 में, D10 के अंदर फिर से विन्यास सेम हो जाता है। तो अंतर किस में आता है, D4 से D7 तक। देखो एक बार फिर से कि डी कक्षक ये थे D5, डी थे ये D5। इनके पास जब लिगेंड आया तो मान लो इनकी ऊर्जा पहले इतनी थी, लिगेंड आया तो ऊर्जा थोड़ी बढ़ गई, अब इतनी होगी। अब इनकी ऊर्जा में क्या हो गया, विपाटन हो गया, और विपाटन इस प्रकार से हुआ है T2G की एनर्जी कम हो गई और EG की एनर्जी क्या हो गई, अधिक हो गई। नीचे वाले T2G हैं, ऊपर वाले EG हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन भरेगा तो T2G में जाएगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन है तो T2G में ही है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन भरे तो कहाँ जाएंगे, जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन T2G में रहेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे T2G में जाएंगे। तो ऐसा कब है, जब लिगेंड कैसा, ये लिगेंड कैसा है, स्ट्रोंग है। स्ट्रोंग लिगेंड हो तो इस प्रकार का होता है। यदि ऐसा हो 3 इलेक्ट्रॉन भरे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो T2G में जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन है तो T2G में जाएगा, EG में अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो EG में क्या है, 0।
4 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो अब ये गैप बड़ा है, ये गैप है, ये डेल्टा ओ का मान बड़ा है। किससे बड़ा है कि डेल्टा ओ बड़ा है किससे, पेयर एनर्जी से बड़ा है। तो ये बड़ा है तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी। क्या होगा इसमें, अभी पेयरिंग नहीं हो पाएगी। पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो पेयरिंग नहीं हो, पेयर एनर्जी बड़ी है यानी कि डेल्टा ओ बड़ा है पी से। पी क्या है, पेयर एनर्जी। तो अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों आया है, T2G में क्यों आया, Hg में क्यों नहीं गया, क्योंकि ये गैप बड़ा था, इतनी ऊर्जा नहीं थी इलेक्ट्रॉन के पास कि ऊपर चला जाए, इसीलिए ये T2G में आया चौथा इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो भी T2G में जाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन भी T2G में। 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो भी क्या जाएगा, T2G में ही जाएगा। T2G पहले पूरा भरता है, जब स्ट्रोंग लिगेंड होता है तो T2G पहले पूरा बढ़ता है। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन तक सभी के सभी T2G में है, Hg में अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉन T2G पूरा भर गया, T2G में सही आ सकते हैं। फिर Hg में 7वां इलेक्ट्रॉन Hg में आएगा, 8वां इलेक्ट्रॉन Hg में आएगा, Hg में 2 हो जाएगा, 8 होगा तो 9वां इलेक्ट्रॉन भी Hg में, 10वां इलेक्ट्रॉन भी Hg में। इस प्रकार से पहले T2G भरा जाता है, उसके बाद में Hg भरा जाता है, स्ट्रोंग लिगेंड हो तब। यदि लिगेंड वीक है तो डी कक्षकों का विपाटन तो होगा, लेकिन विपाटन बहुत ही छोटा रह जाएगा। विपाटन छोटा होगा तो T2G, ये T2G है और ये Eg है, तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहीं नया आकर ऊपर आएगा ई में, Eg में, यानी कि हुंड के नियम की पालना होगी। 5वां यहाँ, 6ठा यहाँ, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, यानी कि हुंड के नियम के अनुसार भरे जाएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G में चला जाएगा। अब चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में न जाकर Eg में जाएगा। सब पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। क्यों भरे जाएंगे, क्योंकि डेल्टा वो छोटा है। किस से छोटा है, P से छोटा है, तो हुंड के नियम के अनुसार ही भरे जाएंगे, यानी कि सामान्य तरीके से भरे जाएंगे, कोई भी अपवाद नहीं है इसमें, बहुत ही सरलता से भरे जाएंगे। तो 1 2 3 उसके बाद में Eg में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, फिर T2G पूरा भरा जाएगा, फिर Eg पूरा भरा जाएगा। तो टेट्राहेड्रल में हमेशा हुंड के नियम की पालना होती है, जिसके कारण ये हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अधिक से अधिक रहेंगे, यानी कि पेयरिंग नहीं हो पाएगी। पेयरिंग नहीं हो पाने का कारण क्या है कि डेल्टा टी का मान क्या है, कम है। टेट्राहेड्रल में ऐसा होता है, जैसे मान लो ये डी कक्षक है, ये डी कक्षक मान लो, पहले ये डी कक्षक इस प्रकार से थे और डी कक्षकों के पास लिगेंड आया तो इनकी ऊर्जा एक बार बढ़ी, बढ़ने के बाद में इनकी ऊर्जा में विपाटन हुआ, विपाटन होने के बाद में ई नीचे होता है, टी ऊपर चला जाता है। टेट्राहेड्रल में उल्टा होता है, ई की एनर्जी कम होती है, टी की एनर्जी ज़्यादा होती है। टी का मतलब T2 की एनर्जी ज़्यादा और ई की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। किसमें, टेट्राहेड्रल में। और ये जो डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा टी है। ये टेट्राहेड्रल में स्ट्रोंग वीक का कोई चक्कर नहीं होता। टेट्राहेड्रल में स्ट्रोंग वीक का कोई चक्कर नहीं होता, हमेशा इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार ही भरे जाएंगे। हुंड का नियम क्या कहता है, हुंड कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हुंड ने कहा था, हुंड का अर्थ सीधा सा है हुंड झुंड। हुंड ने कहा था कि झुंड नहीं बनाना, हुंड झुंड, हुंड झुंड। हुंड ने कहा था झुंड मत बनाना, झुंड मत बनाना, यानी कि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अयुग्मित
इलेक्ट्रॉन रहना चाहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक संपन्न नहीं होता जब तक कि प्रत्येक कक्षक में समानांतर चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन न भर दिए जाएं। लेकिन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो दोनों प्रकार के बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का अर्थ है कि आगमित इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रहे, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का अर्थ है कि आगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या आ गई है, कमी आ गई है। तो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स दो प्रकार से बांटे अपने, एक बांटे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और एक को बांटे अपने लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का अर्थ है ज़्यादा से ज़्यादा एकमित इलेक्ट्रॉन रहना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एकमित रहना चाहते हैं, इसका मतलब डेल्टा का मान क्या है, कम है। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब डेल्टा का मान क्या हो गया, बढ़ गया है। यानी कि इसको ये कब होता है, जब वीक फील्ड हो, और ये तब होता है जब स्ट्रोंग फील्ड हो। यानी कि स्ट्रोंग लिगेंड होता है तो डेल्टा का मान ज़्यादा होता है, और वीक लिगेंड होता है तो डेल्टा का मान क्या होता है, कम होता है। ओक्टाहेड्रल है इसलिए अपने ओ लगा सकते हैं, टेट्राहेड्रल के लिए टी लगा सकते हैं। लेकिन टेट्राहेड्रल दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनते ही नहीं है, एक ही प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनता है। जबकि ओक्टाहेड्रल है वो दो प्रकार के बनते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं इनको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, इसको ऐसे समझो आप लोग कि जैसे मान लो कि ऑक्टाहेड्रल है तो एक तो संकरण होता है sp3d2 और एक होता है d2sp3। बाहर वाला आ रहा है इसका मतलब अंदर वाला डी है वो पूरा भरा हुआ है, तब बाहर वाला डी कम आया है, इसका मतलब ये क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और सॉरी, अंदर वाला काम आ रहा है, अंदर वाला काम आ रहा है, इसका मतलब उसने पेयरिंग करवा दी, तो ये किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और sp3d2 है, इसका मतलब अंदर वालों की पेयरिंग हुई नहीं है, जिसके कारण एक एक इलेक्ट्रॉन होने का बाहर वाला काम में लिया है, तो ये कौन सा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया था, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सी होती है, वीक लिगेंड कौन सी होती है, कहाँ पेयरिंग होती है, कहाँ पेयरिंग नहीं हो पाती। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसका मतलब वीक लिगेंड होते हैं, वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा पाते। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में बनता है, यानी कि इसमें पेयरिंग हो जाती है, ये पेयरिंग करवा देते हैं। केवल लिगेंड देखकर अपने ये नहीं कह सकते कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखना पड़ेगा। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 D9 व D10 हो, D8 D9 और D10 हो, तो अब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो तो कहाँ हो, ये तो लगभग पूर्ण भरे हुए हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये पूरा भरा है। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग डी खाली नहीं हो सकता, इसके कारण से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर नहीं बन सकता। D8 D9 और D10 में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा सदैव, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता। चाहे लिगेंड स्ट्रोंग हो चाहे वीक हो, इस बात पर डिपेंड नहीं करती D8 D9 और D10 हो तो। क्यों नहीं करती, अब देखो जैसे डी में 10 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 भर गई। अभी ओक्टाहेड्रल है तो ओक्टाहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 या D2sp3। अब D2 खाली होने चाहिए, अब D2 खाली हो ही नहीं सकते, D में 2 इलेक्ट्रॉन है तो D8 D9 हो जाए तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, अब 2D कैसे खाली हो सकते हैं, और D10 आ गए तो पूरा ही भर गया, अब इलेक्ट्रॉन कैसे D खाली हो सकते हैं। इसके कारण ये सदैव है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बढ़ाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग अब इनमें नहीं हो सकती, पहले से पेयर है तो पेयरिंग और क्या होगी, तो जितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उतने ही रहेंगे, यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे।
टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो सदैव ही आइसपिन बनते हैं, एलोस्पिन बनते ही नहीं। टेट्राहेड्रल है वो आइसपिन बनते हैं, जबकि ओक्टाहेड्रल है, ओक्टाहेड्रल में वीक फील्ड वाले हाइस्पिन बनाते हैं। और सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखना पड़ेगा। टेट्राहेड्रल और वीक फील्ड ओक्टाहेड्रल होते हैं वो हुंड के नियम की पालना करते हैं। और हुंड ने कहा था, हुंड ने क्या कहा था भाई, हुंड ने कहा था झुंड मत बनाना। हुंड का संबंध किससे है, झुंड से है। हुंड ने कहा था कि झुंड मत बना लेना।